कॉमेडी। इस नीच और कृतज्ञ इंसान ने मुझे तलाक देने के तुरंत बाद सचमुच बहुत ही शानदार और कीमती कपड़े पहन लिए, मानो मेरी कैद से आजाद होते ही इसके पंख निकल आए हों। ये चेन, तुम सचमुच निर्लज्जता की सारी हदें पार कर चुके हो। क्या तुम वाकई अब उस किन होंग्यान के पालतू वफादार कुत्ते बन गए हो? जिया याओ का आगमन। वांग जिया याओ। वांग परिवार की वो अहंकारी और बददिमाग बड़ी बेटी आखिर यहां क्या कर रही है? अपनी अमीरी का तमाशा दिखाने? ये चेन, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि तुमने वाकई उस औरत किन होंग्यान के सामने घुटने टेक दिए और नाक रगड़कर माफी मांगी। जब तुम अपनी आत्मा और गरिमा का सौदा कर ही सकते थे, तो उस वक्त मेरे सामने झुककर गिड़गिड़ाने में तुम्हें मौत क्यों आ रही थी? सुनो, मैंने तुम्हें अनगिनत मौके दिए थे। अगर तुम उस वक्त मेरे पैरों में गिरकर अपनी गलतियों की भीख मांग लेते, तो आज भी तुम वांग परिवार के रसूखदार दामाद कहलाते। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे सवाल करो? क्या तुम्हें अपनी नीचता का एहसास नहीं है? अतीत के घाव और तीखे वार। परसों, क्या तुम भूल गए जब तुमने उस फांग नाम के आवारा लड़के के साथ होटल का कमरा साझा किया और मेरी पीठ में खंजर घोंपा? और तुम चाहती हो कि उस बेवफाई के बाद मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? क्या तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? और कल की उस जन्मदिन की दावत का क्या? वहां भी मैंने तुम्हें अपनी मर्दानगी को ताक पर रखकर भीख मांगने का एक आखिरी अवसर दिया था। मैंने सोचा था कि अगर तुम झुक जाओगे तो मैं दादी की मिन्नतें करके तुम्हें इस घर से निकलने नहीं दूंगी। तुम फिर भी मेरे पति बने रह सकते थे। यहां तक कि वेस्ट लेक होटल में भी अगर तुम मेरे सामने जलील होकर गिड़गिड़ाते, तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करती। आखिर तुम्हें दूसरों के सामने झुकने में मजा आता है, तो अपनी पत्नी के सामने झुकना इतना अपमानजनक क्यों लगा? सत्य की गूंज। सुनो वांग जियाओ, किसी समर्पित पत्नी के सामने झुकना सम्मान की बात हो सकती है, लेकिन एक चरित्रहीन और विश्वासघाती औरत के सामने घुटने टेकना घोर शर्म की बात है। पिछले 3 वर्षों से मैंने तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाया, तुम्हारी हर जायज नाजायज जिद पूरी की। जिसे तुम लाड़ प्यार कह रही हो, वो मेरा अंधापन था। क्या तुमने मुझे बिगाड़ा? नहीं, असल में मैंने ही तुम्हें सिर पर चढ़ाकर बिगाड़ा है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज तुम एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हो। अब मेरा परिवार मुझे ताने देता है कि मैं तुम्हें काबू में नहीं रख पाई। अरे ओ पूर्व दामाद, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि तुम इतने एहसान फरामोश निकलोगे, तो मैं तुमसे रोज अपने पैरों की धूल साफ करवाती और पैर धोने का गंदा पानी पिलवाती। तपाक से एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजती है। चटाक। आह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने पहले मुझे धोखा दिया, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर पश्चाताप की एक शिकन तक नहीं है। एक स्त्री होकर ऐसी ओछी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मेरा आदमी चुराया और अब मुझ पर ही हाथ उठा रही हो। हाँ, और जरूरत पड़ी तो इससे बुरा भी करूंगी। छोड़ो इसे। अब तुम यहां से जाओ। मेरा और तुम्हारा रिश्ता अब उस राख की तरह है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। भले ही ये कुत्ता वांग परिवार की रोटियों पर 3 साल पला हो, लेकिन अब जब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसे खैरात में किसी और को ले जाने नहीं दूंगी। ये चेन, मैं तुम्हें हुक्म देती हूं कि वाशिंग ग्रुप से इसी वक्त इस्तीफा दो। तुम उस किन होंग्यान के अंगरक्षक बनकर अपनी किस्मत नहीं चमका सकते। वो तुम्हें साल के 2 लाख देती है ना? मैं तुम्हें 5 लाख दूंगी। वापस लौटाओ। 5 लाख? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कौड़ियों के दाम खरीद लूंगी? तुम वाकई बहुत भोली और मूर्ख हो। ये चेन की कीमत लगाने चली हो। इसमें एक शून्य और बढ़ा दोगी तब भी इसकी काबिलियत का मोल नहीं चुका पाओगी। क्या? क्या ये चेन की तनख्वाह 5 मिलियन है? क्या किन होंग्यान का दिमाग ठिकाने नहीं है जो इस मामूली इंसान पर इतने पैसे लुटा रही है? ये चेन, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हें आज ही इस्तीफा देना होगा। वांग शाओजी के पास तुम्हारी चोरी की गई घड़ी को बेचने के पुख्ता सबूत हैं। अगर मामला पुलिस तक पहुंचा तो तुम्हारी अगली कई रातें जेल की सलाखों के पीछे कटेंगी। लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लो, उस औरत को छोड़कर मेरे पास वापस आकर मेरे निजी अंगरक्षक बन जाओ, तो मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके तुम्हें इस मुकदमे से बरी करवा सकती हूं। आपकी इस महान दयालुता के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसी औरत का अंगरक्षक कभी नहीं बन सकता जो दूसरों के बिस्तरों की शोभा बढ़ाती हो। मैं तुम्हारी सुरक्षा की रक्षा कैसे करूंगा जब तुम खुद अपनी मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकी? आप, अगर वांग शाओ जी के पास सबूत हैं, तो वो मुझ पर जैसे चाहे मुकदमा कर सकता है। ये चेन, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। किन होंग यान द्वारा 5 मिलियन खर्च करना निश्चित रूप से ये चेन को अपना अंगरक्षक बनाने जितना आसान नहीं है। ये संभव है कि वो ये चेन को अपने प्रेमी के रूप में इस्तेमाल कर रही हो। ठीक है किन होंग यान, प्रेसिडेंट ये जैसे सीईओ बॉयफ्रेंड होने के बावजूद तुम आवारा मर्दों को तलाश रही हो, और तुम कहती हो कि मुझ में शर्म की भावना नहीं है। शर्म की भावना तो तुम में नहीं है। ये चेन भी एक कमीना है। ये जानते हुए भी कि किन होंग यान का एक बॉयफ्रेंड है, वो फिर भी उसका प्रेमी बनने को तैयार है। मैं बहुत गुस्से में हूं। मैं किन होंग यान से किस तरह से हीन हूं? झुग्गी बस्ती का खौफनाक मंजर। यूंजाओ 7वीं स्ट्रीट। यूंजाओ की 7वीं स्ट्रीट एक ऐसी जगह जहां कानून की परछाई भी डरती है। ये एक कुख्यात और बदहाल झुग्गी बस्ती है जहां अपराध की जड़ें बहुत गहरी हैं।
यहाँ गरीबी और गुंडागर्दी का एक ऐसा संगम है जहाँ हर मोड़ पर मौत नाचती है। यूंजाओ के अंडरवर्ल्ड में एक ही नाम की तूती बोलती है, भाई गुआ। लोग कहते हैं कि इस शहर में चाहे कितनी भी उथल-पुथल मची हो, आखिरी फैसला भाई गुआ की बंदूक ही करती है। वो जब भी अपना थैला लेकर निकलता है तो शहर में खौफ छा जाता है, क्योंकि उस थैले में या तो किसी दुश्मन का कटा हुआ सिर होता है या फिर खून से सना हुआ तेजधार चाकू। प्रणाम भाई गुआ। दरवाजे के चरराहट की आवाज। आह, युवा स्वामी वांग, आपके कदम यहाँ कैसे पढ़े? क्षमा करें, मुझे आपके आने की खबर नहीं थी। मैं यहाँ एक व्यापारिक सौदा करने आया हूँ। ये रिचर्ड मिल की घड़ी है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 मिलियन से अधिक है। मैं इसे तुम्हें सिर्फ 4.5 मिलियन की मामूली कीमत पर देने को तैयार हूँ। वांग शाओजी की धूर्त चाल। लेकिन भाई गुआ, एक बात गांठ बांध लीजिए। दुनिया के सामने आप ये कभी नहीं कहेंगे कि ये बेशकीमती घड़ी मैंने आपको बेची है। कानून की नज़रों में और रिकॉर्ड में बस इतना दर्ज होना चाहिए कि ये चेन नाम के उस नीच शख्स ने इसे आपको कौड़ियों के दाम थमा दिया है। और आपके चेहरे पर ये जो ताज़ा जख्म और सूजन दिख रही है, ये भी उसी बदतमीज ये चेन की दी हुई सौगात है ना? भाई गुआ की अनुभवी आंखों ने एक पल में भांप लिया। तो मेरा अनुमान सटीक निकला। वो तुम्हारे दूसरे चाचा के परिवार का वही घर जमाई है ना, जो उनकी रोटियों पर पलता है? सुना है वांग परिवार अपनी झूठी शान और इज्जत बचाने के लिए इस सड़े हुए मामले को दबाए रखना चाहता है। प्रतिशोध की आग। इज्जत? कौन सी इज्जत? भाई गुआ, मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उस 2 कौड़ी के इंसान ने मुझ पर हाथ उठाया है। मुझे उसे हर हाल में सीख चनों के पीछे सड़ते हुए देखना है। उसे जेल भेजना ही मेरा एकमात्र मकसद है। भाई गुआ ने ठंडी सांस भरी और सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा, माफ करना छोटे चौधरी, पर मैं इस पचड़े में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मास्टर लियू का सख्त फरमान है, दूसरों के घरेलू झगड़ों और पारिवारिक कलेश में अपनी टांग कभी मत अड़ाओ। अक्सर ऐसा होता है कि हम जैसे लोग बीच में पड़कर हाथ काले कर लेते हैं और बाद में वे परिवार वाले आपस में सुलह कर लेते हैं। अंत में हम जो गंदा काम करते हैं वही दुनिया की नज़रों में एकमात्र गुनहगार और पापी बनकर रह जाते हैं। मैं ये जोखिम नहीं लूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा भाई गुआ, आप गलत समझ रहे हैं। उस भिखारी ये चेन को हमारे वांग परिवार ने लात मारकर बाहर निकाल दिया है। तलाक हो चुका है। अब उसका हमसे कोई वास्ता नहीं। और वैसे भी ये मास्टर लियो आखिर है कौन? आप एक मामूली इंसान की बात को पत्थर की लकीर क्यों मान रहे हैं? भाई गुआ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उसने मेज पर मुक्का मारा। जबान संभाल के बात कर हरामखोर। मास्टर लियो कोई मामूली इंसान नहीं, वो मेरा आका है, मेरा बॉस है। उन्हीं की उंगली पकड़कर मैं शी गुआ इस मुकाम तक पहुंचा हूं। उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। मैं उनके हर शब्द को शाही फरमान की तरह पूजता हूं। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और किसी और दरिंदे को ढूंढ लो। वांग शाओजी ने हारते देखा तो अपना आखिरी पत्ता फेंका। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, भाई गुआ रुकिए, मैं ये 5 मिलियन की घड़ी सिर्फ 40 लाख में बेचूंगा। भाई गुआ ने पलट कर देखा तक नहीं। मैंने कहा ना, मास्टर लियू मेरे लिए माता पिता के समान पूजनीय हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे लिए पाप है। जैसे ही भाई गुआ अपनी कुर्सी से उठकर जाने लगा, वांग शाओजी चिल्लाया, 30 लाख, सिर्फ 30 लाख में ये घड़ी आपकी। आप इसे बाजार में दोबारा बेचकर पलक झपकते ही 20 लाख का मुनाफा कमा सकते हैं। सीधा साफ फायदा भाई गुआ। भाई गुआ के कदम अचानक ठिठक गए। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उसने धीरे से मुड़कर कहा, तो मेरा अनुमान सटीक निकला। मास्टर लियू ने एक बात और कही थी कि जब एक बार तुम इस अंडरवर्ल्ड के दलदल में उतर जाओ तो कभी भी लक्ष्मी यानी पैसे का अपमान मत करो। पैसा भगवान नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं। आसमान असीमित है, धरती विशाल है, लेकिन जेब गरम करना सबसे बड़ा धर्म है। युवा मास्टर वांग, मुझे आपका ये काम और ये सौदा मंजूर है। हवा में एक भारी सन्नाटा छा गया। तभी एक शांत मगर रूह कंपा देने वाली आवाज आई, अब से मेरे अगले आदेश तक तुम्हें वांग जियायाओ पर हाथ उठाने की या उसे चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं है। किन होंग यान ने पास खड़े व्यक्ति की ओर देखा और धीमी आवाज में बुदबुदाया, ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रपति ये अपनी उस पूर्व पत्नी की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। उनके मन में अभी भी उसके लिए कोई कोमल कोना बाकी है। किन होंग यान ने सीधा ये चेन की आंखों में झांका। राष्ट्रपति ये, उस औरत ने आपके आत्मसम्मान को कुचला, आपके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया, आपको सरेआम जलील किया। क्या आपके दिल में उसके लिए नफरत की एक चिंगारी भी बाकी नहीं है? आप उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?